अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी काबीना में एक बार फिर तब्दीलियाँ मुतवक्के। वज़ीर आज़म ऑफिस संभालते ही काबीना में तब्दीलियाँ करेंगे, ऐसा कहना है वफाकी वज़ीर शिबली फराज का। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, एक बार फिर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। देखिए, कैबिनेट में जो तब्दीलियां थी वो मुतवक्किल थी पहले भी, लेकिन वजीर आजम कोरोना का शिकार हुए जिसकी वजह से ये तब्दीलियां मौखर हुई। अब एक बार फिर बताया गया है कि काबीना में एक बार फिर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। वजीर आजम ऑफिस संभालते ही काबीना में तब्दीलियां करेंगे। शिबली फराज ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि वजीर आजम कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना में रद्दोबदल करेंगे। तब्दीलियां अगले हफ्ते मुतवक्के हैं जब वजीर आजम ऑफिस संभालेंगे। मुमकिन है कि कल से ही वजीर आजम अपना ऑफिस का चार्ज संभालें, लेकिन ये भी हमें बताया गया है कि वजीर आजम ने इन दिनों तमाम कैबिनेट मेंबर्स की जो कारकर्दगी रिपोर्ट थी उसको डिटेल और थॉरली रीड किया है और परफॉर्मेंस उनकी देखी है, और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर ये तब्दीलियां की जा रही हैं। नए चेहरे भी काबीना में शामिल किए जाएंगे जो नए सेनेटर्स की सूरत के अंदर इस वक्त काबीना के अंदर आएंगे। और ये भी बताया गया है कि वजीर आजम रीशफल करेंगे सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, मेरिट की बुनियाद पर, क्योंकि वजीर आजम पहले ही तमाम वज़रा को ये हिदायत दे चुके हैं कि अपनी अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, और कारकर्दगी को बेहतर बनाने और कारकर्दगी दिखाने वाला ही कैबिनेट का मेंबर रहेगा। तो इसलिए अब ये फैसला कर लिया गया है कि वजीर आजम जो ही ऑफिस का अपना चार्ज संभालेंगे कैबिनेट के अंदर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी। ठीक है, नए चेहरे भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। तब्दीलियां आइंदा हफ्ते में मुतवक्के हैं। अब्बास शब्बीर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल बहरान पर मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर को ओहदे से फारिग कर दिया गया। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, वजीर आजम का तमाम माफिया को पैगाम है कि उनका वक्त खत्म हो गया, अब सजाओं का वक्त आ गया है। पिछले साल जून के महीने के अंदर मुल्क के अंदर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया। FIA को मैंडेट दिया जा रहा है कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करें, 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करें। इस पीरियड के अंदर वजीर आजम ने नदीम बाबर साहब उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इकदाम जो है वो नजर आया है हमें स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुताल्लिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुताल्लिक। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई असरअंदाज होगा जो इन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात के लिए ये एक्शंस दिए गए। अब वक्त आ रहा है सजाओं का। किसी सूरत में माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं उनको माफ नहीं किया जाएगा। बड़े ताकतवर माफिया हैं, इतनी खामोशी से और इतनी आसानी से चुप करके घर नहीं बैठ जाएंगे, बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम तैयार हैं। तमाम कार्टेल्स को वजीर आजम की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त खत्म हो गया है और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। खबरों में आगे देखिए, मार गई महंगाई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के हुकूमत पर सख्त वार बोली। आटा चीनी कमीशन इंक्वायरी में कहा गया कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार जेल जाएंगे। अब नदीम बाबर को हटा दिया। चोर चोर का शोर करते हुए अरबों रुपए खा गए। जल्द इंक्वायरी के नाम पर मजीद लोगों को हटाया जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। वाह 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 वाह। नदीम बाबर को 122 अरब का डाका डालने के बाद LNG में, जिसके पैसे जब आपको वसूल हो गए इमरान खान को बनी गाला में, उस वक्त नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया। नदीम बाबर को जेल में डालना चाहिए था इमरान खान के समेत। जो वजीर साइन करता है उमर अयूब, वो आपके साथ काबीना में आपके साथ बैठता है। दाएं बैठता है बिजली गैस चोर, बाएं बैठता है चीनी आटा चोर, और उसके साथ बैठता है दवाई चोर। किधर है नैब? हेलीकॉप्टर केस में, PRT पेशावर में, सुनामी में, आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरी में 84 रुपए दर्जन अंडे आज 200 से ज्यादा बिक रहे हैं। दालें, टमाटर, चीनी, चिकन की सिर्फ इस हफ्ते में 22 रुपए से ज्यादा कीमत बढ़ी है। के पास सबूत है ही नहीं, क्योंकि अब सबूत नदीम बाबर के खिलाफ, अब सबूत इमरान खान के खिलाफ है, अब सबूत खुसरो बख्तियार के खिलाफ है, अब सबूत जहांगीर तरीन के खिलाफ है। रमजानुल मुबारक करीब आते ही महंगाई का गिर्द आवाम को बुरी तरह नोचने लगा। हफ्तावार महंगाई का ग्राफ 15% से भी ऊपर जा पहुंचा। मुर्गी, टमाटर, आटे, घी और चीनी समेत 22 अशिया महंगी हो गई। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे।
रमजानुल मुबारक के आगाज से पहले ही अवाम को महंगाई के झटके लगना शुरू हो गए। हफ्तावार शरह 0.61% इजाफे के साथ 5 माह की बुलंदतरीन सतह 15.35% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात के मुताबिक जिंदा ब्रायलर मुर्गी 21 रुपए महंगी हुई। फी किलो औसत कीमत 260 रुपए रिकॉर्ड की गई। अलबत्ता खुशदार में रेट 310, कराची में 300 और हैदराबाद में 285 रुपए रहा। टमाटर की फी किलो कीमत 8 रुपए इजाफे के साथ 47 रुपए हो गई। 20 किलो गंदम का आटा 10 रुपए महंगा हुआ और औसत दाम 968 रुपए तक जा पहुँचे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो का थैला 1300 रुपए में भी फरोख्त होता रहा। फी किलो चीनी की औसत कीमत 60 पैसे इजाफे के साथ 99 रुपए रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता हफ्ते लहसुन के निर्खों में 17 रुपए किलो कमी आई। रेट 204 से 187 रुपए पर आ गया। LPG सिलेंडर 10 रुपए किलो सस्ता होकर 1421 रुपए रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 22 अशिया महंगी हुई, जबकि 7 के निर्खों में कमी आई। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और आपको बताएं, लाहौर में चीनी डीलर्स ने FIA के छापों पर एहतजाजन होलसेल मार्केट में सप्लाई रोक दी। चीनी की किल्लत का मुनाफाखोरों ने फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। लाहौर में चीनी का सबसे बड़ा मरकज बाबर सेंटर चौथे रोज भी बंद है। डीलर्स का मुतालबा बस एक ही है कि FIA कार्रवाइयाँ रोके। सट्टेबाजी नहीं हो, तिजारत है। जो आदमी पैसा लगाता है वो कारोबार के लिए करता है। गवर्नमेंट जिस चीज़ को पकड़ लेती है ना, वो चीज़ खत्म हो जाती है। आप ये ओपन कर दें, कल चार्ज मिलने लग जाएगी। होलसेल मार्केट में चीनी की फ्राहमी रुकने के बाद गली मोहल्ले के दुकानदार भी मुनाफाखोरी पर उतर आए हैं। अब शहर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई है। 3, 4, 5 दुकानों से पता किया, कोई 110 कह रहा है, कोई 115 कह रहा है। वही ढूंढते इधर आए हैं, वो कह रहे हैं 98 मिलेगी, लेकिन 2 किलो मिलेगी। उधर पंजाब हुकूमत ने माफिया को कंट्रोल करने के लिए पंजाब शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के तहत अब केन कमिश्नर किसी भी फैक्ट्री, गोदाम या होलसेल डीलर की चेकिंग कर सकेगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों की? ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 9 शुगर मिल्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट मिल्स पर चीनी बरामद करने पर पाबंदी होगी। शुगर मिल्स TCP के टेंडर में शिरकत नहीं कर सकेंगी। इन शुगर मिल्स को मुआहदे के तहत चीनी की अदम फरहमी पर ब्लैक लिस्ट किया गया। शुगर मिल्स ने 2007 से 2017 के दरमियान मिलने वाले टेंडर्स में 81 अरब रुपए की वसूली के बावजूद चीनी की मुकर्ररा मिकदार फराहम नहीं की थी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त दिखाते हैं। सिनॉप्सिस है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं दुनिया की, उनकी मोनोपोली थी और ये सारी अमेरिकन कंपनीज थी। सो जो असल अमेरिका की, जब हम कहते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी बिजनेस के ऊपर मोनोपोली है, तो हम कह रहे होते हैं कि अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली है। और ये जो मोनोपोली है, इसमें चाइना अब अपना हिस्सा चाहता है और हम ये चाहते हैं जो थिंक फ्यूचर हमारा विजन है, जो साइंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसके तहत हमारी कोशिश ये है कि हम भी इस बड़े जो एक इनिशिएटिव है $100 बिलियन का, जो इनिशिएटिव चाइना ने लिया है, इसमें हम भी अपना हिस्सा डाल सकें। और आज मुझे बड़ी खुशी है और मैं सबाहत का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, DGP CSIR का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप की है। हम ये हमारे यहाँ अभी तक जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, हमारे जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, हमारे पास तो नौकरियां नहीं, एक तरफ तो हमारे पास। फवाद चौधरी इस वक्त PCSIR लेबॉर्ट्रीज लाहौर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वलीमा लेट हो गया, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। और एक जरदारी पूरी PDM पर भारी पड़ गए। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी हो गया। यूसुफ रजा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा इन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कोई वोट नहीं पड़ा, 30 वोटों का हिसाब भी बता दिया। हमारा सीज फायर हुआ पिछले दिनों। मौलाना साहब ने रब्ता किया सदर साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, और उन्होंने गुजारिश की कि PDM को हमने इंटैक्ट रखना है और किसी किस्म का कोई बयान नहीं आना चाहिए। आज उनके सीनियर ऑफिस बेरर ने कहा कि ये जो है ये बाप की पार्टी से लोगों को लेकर अक्सरियत बनाई गई है।
2 फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक नहीं है। 1 वोट जमात इस्लामी का ANP ने, 2 वोट उन्होंने हमें कमिट किए। एक दिलावर साहब हैं, आजाद ग्रुप की हैसियत से 4 लोगों का सपोर्ट किया है। इस तरीके से हम 30 वोट्स हम बन गए। उन्होंने मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दी। ये कहना कि ये एक सरकारी ऑपोजिशन है मुनासिब नहीं होगा। ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं PDM इंटैक्ट रहे। अब भी मैं अश्योर करना चाहता हूँ, इकट्ठे चलेंगे, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। PDM के लीडरान हैं, उन सब से मैं मिलूंगा भी, उनको कॉन्फिडेंस में भी लूंगा। आई विल डू जस्टिस विद देम। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सूबाई वजीर शहला रजा का कहना है नून लीग ने किस बुनियाद पर पंजाब में PTI और काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की। क्या ये PDM के पेट में छुरा घोंपना नहीं था? ये सवाल बनता था लेकिन हमने नहीं उठाया। वो हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हम ये कहें कि आपने किस बुनियाद पर पंजाब में PTI और PMLQ से जो है सीट एडजस्टमेंट किया सेनेट में, तो सवाल तो हमारा भी बनता है ना। लेकिन हमने इस सवाल को नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने कर लिया था और PDM में इस बात पे कोई इत्तफाक या कोई जिक्र नहीं था, बल्कि ये था कि PDM पंजाब में भी सेनेट के इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी। लेकिन हमें नहीं पता चला और इस तरह से एडजस्टमेंट हो गई PTI के साथ। तो क्या वो PDM की पीठ में छुरा नहीं था? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। बिलावल ने गिलानी को हिदायत की कि अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स को साथ लेकर चलें। बिलावल ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप अवाम दुश्मन हुकूमती इक़दाम के ख़िलाफ़ अपोजिशन की भरपूर तर्जुमानी करें। अपोजिशन मिलकर और मुत्तहिद रहकर हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त दे सकती है। बिलावल भुट्टो ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन के तमाम सेनेटर्स को साथ लेकर चलने की हिदायत भी की। है कोई पेशावर वालों की सुनने वाला? और कोरोना के वार जारी हैं। कोरोना से एक दिन में मजीद 67 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,158 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 44,279 टेस्ट किए गए। 4,468 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 42,384। आपको बताएं कोरोना से एक दिन में मजीद 67 अफराद की जान गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,158 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 44,279 टेस्ट भी किए गए, जबकि 4,468 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बावजूद कारोबारी मराकज़ खुले हैं। दुकानदारों ने खरीदो फरोख्त का नया तरीका अपना लिया है। बात कर लेते हैं अब्दुल अहद से। अब्दुल अहद, क्या है ये नया तरीका? इस वक्त भी मैं जड़ावाला रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ की तमाम मार्केट्स मेन रोड के ऊपर भी खुली हुई हैं और जो अंदर की सूरत हाल है बाज़ारों की, गलियों की, वो भी इसी तरह से है। मोबाइल मार्केट भी खुली हुई है, दीगर मार्केट्स भी खुली हुई हैं और ये भी देखने में आ रहा है कि दुकानदार अपने शटर बंद करके बाहर खड़े हुए हैं। जैसे ही कोई ग्राहक आता है उसको दुकान के अंदर ले जाया जाता है और दोबारा से शटर बंद कर दिया जाता है। आधे आधे शटर गिरा कर भी काम जारी है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ बेबसी की जो है वही मुजाहरा किया जा रहा है। शहर की बाकी सूरत हाल की बात करें, सतियाना रोड और समुद्री रोड, यहाँ गुलाम अहमदाबाद का इलाका है, वो भी जो है इसी तरह से वहाँ पर भी मार्केट्स खुली हुई हैं, कारोबारी मराकज़ खुले हुए हैं, शहरियों का रश है। और सबसे जो ख़तरनाक सूरत हाल देखने में आ रही है कि SOP पर कोई भी अमल नहीं कर रहा। मार्केट के अंदर आने वाले ख़रीदार या दुकानदार किसी एक ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तकरीबन 98% लोग ऐसे मार्केट में आ रहे हैं जो मास्क के बगैर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है अब्दुल अहद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब में कोरोना की सूरत हाल ख़राब है। प्लीज़ SOPs फॉलो कर लो, प्लान भी बता दिया। आई एम वेल, होप आप लोग भी बेहतर हो हेल्थ वाइज भी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन दिस टेस्टिंग टाइम्स। और मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है कि पंजाब साइड पर, स्पेशली मेरे साइड लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में कोविड का थर्ड स्ट्रेन है वो फैल रहा है। यार प्लीज़ SOPs फॉलो कर लो। क्यों एने टीट हो? प्लान B भी है। प्लान B है फड़ लो सोटा और जो SOP ना मने मुदा करके 2 लाओ तो फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज़ से तुमने बात नहीं माननी। वेलकम बैक। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया हाउस हमला केस की समाअत के दौरान शिनाख्त परेड हुई है। गवाह इंस्पेक्टर अली रजा ने 10 मुल्ज़िमान को शिनाख्त कर लिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समाअत के नुमाइंदे इरफान अल हक से। इरफान, बताइए इस बारे में।
देखिए, ये 22 अगस्त का मुकदमा है 2016 का, और इसमें गवाहों के बयानात का सिलसिला जारी है। इसके अलावा आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। एक अहम गवाह है मुकदमे के इंस्पेक्टर अली रजा, उनके सामने 25 से जायद मुल्जिमान को पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने 10 मुल्जिमान को शनाख्त किया है और अदालत को बताया कि ये वो 10 मुल्जिमान हैं जिनको उन्होंने मौके पर देखा था, जो न सिर्फ मीडिया हाउस पर हमले में मुलविस हैं, हंगामा आराई और दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें भी मुलविस हैं। इन 10 मुल्जिमान को उन्होंने शनाख्त करके अदालत को बता दिया और ये शार्ट परेड का अमल मुकम्मल हो गया है। दीगर गवाहों को भी पेश किया जाएगा आइंदा समात पर। बहुत शुक्रिया इरफान हक आपका। कोहाट में 3.5 साल की बच्ची के कत्ल को 3 रोज बीत गए मगर पुलिस मुल्जिमान का पता ना लगा सकी। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। पुलिस का कहना है मुल्जिम के करीब पहुंच चुके हैं। बासित गिलानी की रिपोर्ट। कोहाट में 3.5 साल बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। वजीर आजम की हिदायत पर चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार अफरीदी मुतासरा बच्ची के घर पहुंचे। ये फरिश्ता नुमा बच्ची को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से जो भी जालिम है, मेरा रब कुछ ही टाइम में उसको सामने लेके आएगा इंशाअल्लाह। नमाज जनाजा के बाद बच्ची को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिश्तेदारों का कहना है बच्ची 24 मार्च को दोपहर 3 बजे घर से दुकान जाने के लिए निकली और फिर लापता हो गई। 25 तारीख को इसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करके 2 किलोमीटर के फासले पे घर से दूर एक नाली में उसकी लाश फेंकी गई थी। हमारा मुतालबा है कि इसको सरेआम चौक पे लटकाया जाए। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती साबित हो गई। पुलिस का कहना है 50 से जायद अफराद के DNA टेस्ट लिए जा चुके हैं, जबकि 40 ज़ेरे हिरासत हैं। बासित गिलानी, समा, कोहाट। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त जमानत में वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक बनाया गया है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? जी, दरख्वास्त में ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि उन्हें 29 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए थे, जिसमें शाहिद से भी रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त जमानत में वफाकी हुकूमत और नैब को फरीक भी बनाया गया है। और कुछ बात हो जाए गलती और जूतों की। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में एक अनोखी गलती सामने आई है। पैरों में पहनी जाने वाली चप्पल को खाने की चीज करार दे दिया गया है। तफसील सैयद रिजवान की इस रिपोर्ट में जानिए। गिनने वाले सिर्फ गिनती में गलती नहीं करते, छाटी में भी इधर कमाल उधर हो जाता है। महंगाई शायद इतनी बढ़ गई, महकमा शुमारियात भी चकरा गया। खाने पीने की अशिया की कीमतों का जायजा जारी किया और मर्दाना सैंडल और चप्पल को फूड आइटम्स में शामिल कर डाला। डेटा के मुताबिक एक हफ्ते में मर्दाना सैंडल 33 और चप्पल 25% महंगी हुई, वो भी खाने पीने की अशिया के खाने में। चप्पल या जूते पहनने के लिए होते हैं, मगर इनका इस्तेमाल अक्सर फेंक कर मारने के लिए भी होता है। जूती बस यूं ही खाई जा सकती है, मगर ऐसे खाने वाले किसी को बताते नहीं। जूतियों में दाल बटने का मुहावरा भी मशहूर है, मगर जूतियां खाना पहली बार ऑफिशियल हुआ है। मज़ाहिया अदब में या रोजमर्रा गुफ्तगू में जिन जूतियों के पड़ने या खाने का खदशा होता है वो मर्दाना नहीं जनाना होती हैं। कितने दिलकश हैं तेरे हाथ हबीब, जूतियां खा के भी मजा ना हुआ। ऐसा यकीनन गलती से हुआ है। गलती जल्द दुरुस्त न की जाए तो जूतियां पड़ने की नौबत आ जाती है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और समा ने लाहौर की झोपड़ियों से नई रेशमा ढूंढ निकाली। आवाज और शक्ल हूबहू रेशमा जैसी है। इनसे मिलवा रही हैं शाहीन मिशाल। बिछड़े बस कल परसों। जौहर टाउन की झोंपड़ियों से उठती ये सहर अंगेज आवाज बुलबुले सहरा रेशमा जी की नहीं, मौत न आई तेरी याद क्यों आई, बल्कि 35 साला मुमताज की है जो रेशमा के गानों पर अपनी आवाज का जादू जगा रही हैं।
रेशमा का ऊंचे सुरों में गाया कोई गीत हो या रवायती रुमानवी गाना, सुरों के ताल मेल में मुमताज कमाल कर देती हैं। चन पर दसिया बोल भावे ना बोल। साडे घर मकसद है कोई टीवी नहीं सी, कोई रेडियो नहीं सी, कोई कुछ भी नहीं सी, ते मैं याद कर लेंदी सी बस लोकां लई सुन के। तो शादी हुई तो शौहर ने इजाजत दी मैनू कि तुसी गाओ, तुसी अपना शौक पूरा करो। मुमताज चाहती हैं इन्हें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर गायकी का मौका मिले ताकि वो मौसीकी के आसमान पर सितारा बनकर चमके। गुलकारा रेशमा तो अपने मदाहों को लंबी जुदाई दे गईं, मगर झोंपड़ियों में रहने वाली मुमताज उर्फ रेशमा की आवाज़ का सहर आज भी उनकी याद दिलाता है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। चार दिनां दा प्यार या रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। खबरों में आगे देखिए गांचे की शाही। वेलकम बैक। बरह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर एनसीओसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैलाव के अंदर तेज़ी आती जा रही है और उसी को देखते हुए ये फैसले किए गए। उसके बाद हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायज़ा लिया और वो जायज़ा हमने दो चीज़ों का लिया। एक तो ज़ाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इक़दामात किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नज़र ये आया कि वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ मैं ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हुआ है कि हम कितनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो ज़ाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नज़र आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेज़ी आई है। हमने जायज़ा इसका भी लिया, ज़ाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायज़ा लिया कि इस वक्त हमारे ख़ित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने जब हमने ये जायज़ा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब वो हमारे ख़ित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो वबा का फैलाव हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे ख़ित्ते के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोज़ाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से एक दो दिन पहले जो है 47,000 से ज़्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इजाफा इतनी तेज़ी से हुआ है, वहाँ पे भी 4 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेज़ी से ये वबा फैलती चली जा रही है जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये ख़तरा उस लेवल पे पहुँच गया, अगली स्लाइड पे आ जाएं, वो ख़तरा हमारा किस तेज़ी से बढ़ रहा है वो आप देखें। जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं और सबसे ज़्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारे जो हस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज़ जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेज़ी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे हस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीज़ों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी उस पीक के अंदर हमें यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा जो सतह थी तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज़्यादा मरीज़ हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज़ जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे।
जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है, और अगर आप वो देखें तो किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है, जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज़ हैं, हमारे मरीज़ इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज़ कोरोना के पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर 1000 का इजाफा हुआ है, यानी ये 1800 कुछ से बढ़कर ये 2800 कुछ पे चले गए हैं। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। ये सब आपको बताने का जो वजह थी वो अहमियत को, वो आपको को खौफ नहीं पैदा करना, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी जब ये फैसला कर लें कि उन्होंने उस हिकमत अमली पर अमल करना है जिससे इस मर्ज का मुकाबला किया जा सके और वबा के फैलाव को कम किया जाए, तो हम कामयाब होते हैं उसके अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और अल्लाह ताला की मदद से हम कामयाब होते हैं। हमारी जो इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया जो है, ICT की इंतज़ामिया जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। लेकिन आज खुसूसी तौर पे हमने, क्योंकि ये ज़्यादा इस वक्त फैलाव जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के अंदर देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बरतानिया का जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा फैल गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था, उनसे भी बात हुई है। और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से मेरी ये दरख्वास्त है, चाहे वो हुकूमती पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लीडरशिप का वक्त है। ये वक्त है दिखाने का लीडरशिप और इस पैगाम को पहुंचाने का कि हमने मिलकर एक दफ़ा फिर ये जो वबा जो फैल रही है, इस वबा का हमने मुकाबला करना है, अपने लोगों का दिफा करना है और ये इस तरीके से करना है, इसको वबा को उस हद तक नहीं फैलने देना जिसमें खुदा न खास्ता हमें लोगों के रोज़गार को नुकसान पहुंचाना पड़े। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से ये फैलता चला जा रहा है, अगर हमने फौरी बर वक्त इकदाम नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज़्यादा मज़ीद बंदिशें करनी पड़ें। मुझे फिर से ये यकीन है कि मिनहसुल कौम जब हम फैसला कर लेते हैं, ये मेरा बिल्कुल, मैं दिल से इस बात पर यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तानी जब फैसला कर लें मिनहसुल कौम कि हमने कोई काम करना है, हम उसमें कामयाब होते हैं। हम पहले भी ये दिखा चुके हैं, इस कोरोना के लिहाज से भी ये दिखा चुके हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप लीड दिखाएगी, हमारे समाजी, हमारे दीनी जो स्कॉलर्स हैं, वो उलमा हैं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, ये अगर पैगाम पहुँचेगा और इंतज़ामिया के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो इक़दामात करने में कामयाब होंगे कि ये जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है इससे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन होगा जब हम मिनहसुल कौम ये फ़ैसला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर करेंगे। पाकिस्तानी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, दूसरे जो हमारे करीब हैं उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा और एक दफ़ा फिर जो है हम बहुत ज़्यादा जो शदीद ख़तरात हैं उनसे बच सकेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर कोरोना के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।